गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विद्या कोसवा गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है कोरियोलिसिस फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कोरियोलिसिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि केंद्रीय बल। आज हम कोरियोलिसिस फोर्स के प्रभाव पढ़ेंगे और उसको कोरियोलिसिस फोर्स का अर्थ के रोटेशन से किस प्रकार से इफेक्टेड होता है वो पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिमान कण पर कोरियोलिसिस त्वरण या कोरियोलिसिस एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन अर्थ ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। यानी कि अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन में यानी कि क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है तो उस पर कोरियोलिसिस त्वरण क्या होगा। तो जो पृथ्वी पर हम जानते हैं पृथ्वी है जो उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली ध्रुवी के चारों ओर क्या करती रहती है, घूर्णन करती है। पृथ्वी घूमती रहती है अपनी अक्ष पर, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपनी अक्ष पर भी घूमती है। अपनी अक्ष पर उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली ध्रुवी के चारों ओर क्या करती है, घूमती रहती है। अतः पृथ्वी पर उपस्थित अन्य तंत्र भी क्या करते हैं, घूर्णन तंत्र माने जाते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एक घूर्णी तंत्र है और उस पर उपस्थित अन्य तंत्र भी घूर्णी तंत्र माने जाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कोणीय वेग की तुलना में वह क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि पृथ्वी पर यदि कोई पिंड क्षैतिज दिशा में गतिशील हो, जैसे क्षैतिज दिशा में बंदूक से छोड़ी गई गोली क्षैतिज दिशा में छोड़ी जाती है, तो क्षैतिज जो ये बंदूक से छोड़ी गई गोली है, ये कोरियोलिसिस त्वरण के कारण इसकी गति की दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। किस प्रकार से होती है वो हम देखेंगे। देखो बच्चों, मान लो ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ये हम पृथ्वी पर हैं जो देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कोरियोलिसिस त्वरण के कारण क्या होता है, वो इस पर उपस्थित जो पिंड है अगर क्षैतिज दिशा में गतिशील है तो उसकी क्या होती है, दिशा परिवर्तित होती रहती है। इस पर संतुलन करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ये कोरियोलिसिस फोर्स। तो इस कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से पिंड की जो है वो गति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो हम मान लेते हैं, मान लें पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश के किसी बिंदु P पर, ये लैम्डा अक्षांश है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश पर स्थित ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर कण का वेग क्या है, v। ये कण है जो v वेग से क्या कर रहा है, गतिशील है, क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन, यानी x और y डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, क्षैतिज दिशा में, जबकि z डायरेक्शन किस में, वर्टिकल दिशा में है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। और कण का जो ये वेग है v, ये किस में कर रहा है, एक्स वाई तल में गति कर रहा है। और जबकि पृथ्वी है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन कर रही है, वाई जेड दिशा में पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। अगर हम मान ले एक्स दिशा किसको दर्शा रही है, पूर्व को, वाई दिशा किसको दर्शा रही है, उत्तर को, और जेड दिशा के इसको दर्शा रही है, ये जेड दिशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, वो सॉरी वर्टिकल एक्सिस को दर्शा रही है। तो हम मान कर चलते हैं कि मान लिए एक्स वाई एम जेड एक्स क्रमशः पूर्व, उत्तर तथा ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल दिशा में जिनके एकांक सदिश क्रमशः क्या माने हैं, आई डैश, जे डैश और के डैश है। तो इसलिए कण का वेग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डैश आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एक्स आई डैश प्लस वी वाई जे डैश। यहाँ पर वी जेड प्लस वी जेड नहीं है क्योंकि वी जेड का मान क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि जेड अक्ष की दिशा में वेग का कोई भी घटक नहीं है, यानी कि जो पिंड है वो केवल एक्स और वाई तल में ही गति कर रहा है, एक्स और वाई दिशा में ही गति कर रहा है, जेड अक्ष की दिशा में उसका कोई भी घटक नहीं है। अगर हम घटक निकालते हैं जैसे वी थीटा, तो x दिशा में इसका क्या हो जाता है घटक, कॉस v कॉस थीटा, y दिशा में घटक क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। तो इसलिए हो गया v कॉस थीटा आई डैश प्लस v साइन थीटा जे डैश। तो इसी प्रकार से पृथ्वी का जब हम कोणीय वेग निकालेंगे तो कोणीय वेग मैंने अभी बताया आपको, कोणीय पृथ्वी जो y z दिशा में गति का घूर्णन कर रही है कोणीय वेग ओमेगा से,
और कितना अक्षांश है, लैम्डा अक्षांश से। तो इसके लिए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश, वाई दिशा में इसका घटक ओमेगा, और जेड दिशा में इसका घटक ओमेगा साइन लैम्डा, तो ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। अतः कोरियोलिसिस त्वरण एक्सेलरेशन का जो मान होगा ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले आर्टिकल में क्या मान होता है, ये होता है एफ सी इक्वल टू -2 ओमेगा क्रॉस वी। तो -2 ओमेगा, ओमेगा का मान हमें पता है क्या है, ओमेगा का मान है ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश, और वी का मान है वी कॉस थीटा आई डैश प्लस वी साइन थीटा जे डैश। तो यहाँ पर हम ओमेगा क्रॉस वी निकालेंगे, तो ओमेगा का एक्स दिशा में कोई घटक नहीं है, वाई दिशा में इसका घटक है ओमेगा कॉस लैम्डा, जेड दिशा में इसका घटक है ओमेगा साइन लैम्डा। इसी प्रकार का वी का एक्स दिशा में घटक है वी कॉस थीटा, वाई दिशा में वी साइन थीटा, और जेड दिशा में इसका कोई घटक नहीं है। तो हम अगर जब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आपको ये सॉल्व करना आता ही है, तो ये हो जाएगा -2, तो ये आएगा माइनस ओमेगा वी साइन लैम्डा साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो माइनस ओमेगा वी साइन लैम्डा साइन थीटा आई डैश प्लस इसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस ओमेगा वी कॉस थीटा, ये बच्चों यहाँ साइन लैम्डा आएगा, कॉस थीटा साइन लैम्डा, और माइनस ओमेगा वी कॉस थीटा कॉस लैम्डा। तो कोरियोलिसिस त्वरण का जो क्षैतिज घटक आएगा, क्षैतिज घटक की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास जेड दिशा में घटक नहीं आएगा, क्योंकि वो वर्टिकल को दर्शाता है, हॉरिजॉन्टल को सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन दर्शा रही है। तो यहाँ पर ये जो के डैश वाला है ये टर्म 0 रहेगा, घटक सिर्फ किसका रहेगा, क्षैतिज दिशा के अगर घटक की हम बात कर रहे हैं तो क्षैतिज दिशा में घटक ये रहेगा। तो इसलिए हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा -2 ओमेगा वी साइन लैम्डा, साइन लैम्डा हम ओमेगा वी साइन लैम्डा हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का साइन थीटा आई डैश प्लस यहाँ बचेगा कॉस थीटा जे डैश। तो अगर हम इसका परिमाण निकालें, परिमाण आप जानते हो, तो जब हम किसी का परिमाण निकालते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 ओमेगा वी साइन लैम्डा। जब हम इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा, 2 ओमेगा वी साइन थीटा। तो होता है एम द्रव्यमान के कण पर जब कोरियोलिसिस बल का हम क्षैतिज घटक निकाले, अभी तो हम निकाल लिया था कोरियोलिसिस त्वरण, तो बल का अगर हम निकालेंगे तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में, यानी कि एम एफ एस सी, वैल्यू पुट कर देंगे एफ एस सी की, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 2 ओमेगा वी साइन लैम्डा। तो कोरियोलिसिस तो बल का जो मान होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, यानी कि क्षैतिज दिशा में, उसका मान क्या होगा, 2 एम ओमेगा वी साइन लैम्डा। तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में यह जो बल है वो दाहिनी ओर यानी कि राइट में लगता है, और दक्षिण गोलार्ध में यह बल बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में लगता है। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो कोरियोलिसिस बल है इसकी वजह से अगर कोई क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु गति कर रही है तो वो इस प्रकार से अपने राइट की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार से अगर दक्षिण गोलार्ध में कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है तो इस प्रकार अपने लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से यानी कि कोरियोलिसिस बल की वजह से क्षैतिज दिशा में करती हुई कोई वस्तु है जो अपनी उस गति की उसकी दिशा क्या हो जाती है, कोरियोलिसिस बल के कारण से परिवर्तित हो जाती है। तो ये कोरियोलिसिस बल का प्रभाव है। अब कोरियोलिसिस बल के और प्रभाव देखते हैं। पहला है चक्रवात, जो साइक्लोन्स हमारे आते हैं। तो वायुमंडल में तेज हवा में कभी कभी क्या होती है, चक्री गति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से चक्री गति उत्पन्न हो जाती है ना, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ चक्रवात आ गए। तो वो चक्रवात आने के कारण भी क्या है, कोरियोलिसिस फोर्स ही है, उत्पन्न हो जाती है। ये कोरियोलिसिस बल के कारण होते हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं कि जब किसी स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है तो चारों ओर से उस क्षेत्र में हवा आने लगती है। तो पहले क्या होता है कि जैसे मान लो उच्च वायु दाब है, उच्च वायु दाब होता है यानी कि हाई प्रेशर होता है, तब ये इस प्रकार से आराम से गति करती रहती हैं, तो एक संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे ही वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो कम वायु दाब से चारों ओर की जो वायु है वो भी क्योंकि वायु जो होती है वो उच्च दाब से कम
कम दाब की ओर आने का प्रयास करती है, तो इस वजह से वो उच्च दाब से कम दाब की ओर आने का प्रयास करती हैं और इस कारण से ये अपनी दिशा से कोरियोलिस त्वरण के बल के कारण अपनी दिशा से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण से इस प्रकार से चक्रवात का निर्माण होता है। इसको इस एग्जाम्पल्स के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। यदि कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होता है तो ये इस प्रकार से अंदर आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन कोरियोलिस के प्रभाव से ये क्या होती हैं, अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है। जो भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अर्थ के रोटेशन की वजह से अपनी दिशा से परिवर्तित होती है, उत्तरी गोलार्ध में तो राइट की ओर और दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट की ओर हो जाती है। उसी प्रकार से कोरियोलिस त्वरण की वजह से ये अपनी दिशा में क्या करती हैं, परिवर्तित हो जाती है, तो जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, इस प्रकार से चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से हाई में इस प्रकार से रहता है, अगर हाई प्रेशर होता है तो उनमें इस प्रकार से चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो चक्रवात होते हैं ये किसकी वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से उत्पन्न होते हैं। इसका दूसरा प्रभाव क्या है, नदी के किनारों का कटाव। हम देखते हैं कि कई जगह नदी के किनारे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। क्यों, उसका क्या कारण है, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी में प्रवाहित जल होता है वो दाहिने किनारे को काटता है और दक्षिण गोलार्ध में बाएं किनारे को, जो वही कारण है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से ये अपनी दिशा क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। इसी वजह से नदी में प्रवाहित जो जल है वो भी अपनी दिशा परिवर्तित करता है, इसलिए वो दाहिने किनारे में कटाव करता है, दक्षिण गोलार्ध में बाएं किनारे को कटाव करता है। तो देखो इस प्रकार से ये आप लोगों ने देखे भी होंगे, इस प्रकार से ये कटाव की स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार से इनका नदी में के किनारों का क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है कोरियोलिस बल के कारण। अब हम देखते हैं, अभी तो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल का प्रभाव यानी कि क्षैतिज दिशा में। अब हम देखेंगे वर्टिकल, अगर कोई वस्तु गति करती है तो उस पर क्या प्रभाव होता है या उसका कोरियोलिस बल का मान क्या आता है। तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पदार्थों पर कोरियोलिस बल ऊर्ध्वाधर नीचे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कोरियोलिस फोर्स ऑन बॉडीज फॉलिंग ऑन अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि कोई वस्तु है जो नीचे की ओर गिरती हुई है वर्टिकल, तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो यदि कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, तो अब हम उसके लिए जो कण का वेग होगा वो क्या होगा, v इक्वल टू डी डैश आर डी टी इज इक्वल टू माइनस वी के डैश, क्योंकि सिर्फ के जो जेड डायरेक्शन है वही वर्टिकल डायरेक्शन को दर्शा रही है, तो इसलिए इसका जो वेग होगा कण वो केवल जेड डायरेक्शन में गति करेगा और उसका मान क्या है, माइनस का वी के डैश, क्योंकि नीचे की ओर गिरती हुई है। इस प्रकार से होता है जैसे, तो ये नीचे की ओर है इसलिए नेगेटिव साइन आया है, माइनस का वी के डैश। तो पृथ्वी का कोणीय वेग, तो पृथ्वी तो अपनी अक्ष पर घूर्णन करी यानी कि वाई जेड डायरेक्शन में घूर्णन करी, तो ओमेगा तो क्या रहेगा, ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। तो वही कोरियोलिस बल एफ सी इक्वल टू क्या होता है, -2m ओमेगा क्रॉस वी। तो ओमेगा और वी का मान यहाँ पुट करेंगे तो माइनस वी के डैश, वही ओमेगा और वी में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ओमेगा एक्स दिशा में घटक 0, वाई दिशा में घटक ओमेगा कॉस लैम्डा, जेड दिशा में घटक ओमेगा साइन लैम्डा, और वी का वो एक्स और वाई दिशा में घटक 0 और जेड दिशा में घटक माइनस वी। तो जब हम ये प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ओमेगा क्रॉस वी का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है माइनस ओमेगा वी कॉस लैम्डा आई डैश आएगा। ये सोल्व करोगे जब आप तो हो जाएगा माइनस ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा वी कॉस लैम्डा आई डैश। तो यानी कि एफ सी यानी कि जो कोरियोलिस बल है उसका मान क्या हो जाएगा, 2m ओमेगा वी कॉस लैम्डा आई डैश, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात, क्योंकि आई डैश किस दिशा को दर्शाता है, पूर्व दिशा को दर्शाता है, तो हम कह सकते हैं अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ कण है वो पूर्व दिशा की ओर हट जाता है, यानी कि जो भी कण ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा वो पूर्व दिशा की ओर हट जाएगा, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो न्यूटन के नियम से, न्यूटन का नियम हमारा क्या कहता है, एफ सी इज इक्वल टू एम में, यानी कि एम डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m v कॉस लैम्डा।
तो यदि कण ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है मतलब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति कर रहा था, यानी कि v इक्वल टू क्या होगा जी टी, ए इक्वल टू वी अपॉन टी से, और ए यहाँ पर क्या है गुरुत्वाकर्षण, तो इसलिए हो जाएगा जी टी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी, यहाँ पर v की जगह हम क्या पुट करेंगे जी टी, तो हो जाएगा एम डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2m ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा। m से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर क्या प्राप्त होगा 2 ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा। अगर हम इसका समाकलन करें, समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 कॉस लैम्डा, और सी क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा। तो टी बराबर 0 पर, यानी कि जब समय 0 होता है उस वक्त कण कोई भी गति नहीं करता है, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा 0, तो इसलिए सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा जी ओमेगा टी स्क्वायर कॉस लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल। तो अब अगर हम इसका दोबारा समाकलन करें तो हमारे पास जो एक्स डैश का मान आएगा वो क्या आएगा जी ओमेगा टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 3 कॉस लैम्डा प्लस डी। वही जब टी इक्वल टू 0 है तो वस्तु स्थिर है, तो यानी कि एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो एक्स डैश का जो हमारे पास मान आएगा वो आएगा 1/3 जी ओमेगा टी क्यूब कॉस लैम्डा। तो इस समीकरण की सहायता से हम एक्स दिशा में ऊर्ध्वाधर गिरते हुए किसी पिंड का विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण रूप से अगर कोई भी पिंड गिर रहा है तो उसका इस डायरेक्शन इसका विस्थापन इस समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है तो s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर न्यूटन के दूसरे समीकरण से, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस गिर रहा है तो इस प्रारंभिक वेग तो क्या होगा 0 प्लस हाफ, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिर रहा है इसलिए गुरुत्वाकर्षण जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी का जब हम मान निकालेंगे तो टी इक्वल टू क्या आएगा √2h(g), तो टी का ये मान हम इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा मान वो होगा एक्स डैश इक्वल टू 1/3 जी ओमेगा 2h अपॉन जी 3/2 कॉस लैम्डा। तो ये 3/2 का मतलब है 2h अपॉन जी और √2h अपॉन जी, तो एक 2h अपॉन जी हम जब बाहर निकालेंगे तो g से ये g कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2h अपॉन 3 ओमेगा कॉस लैम्डा और √2h अपॉन g। तो ये इस समीकरण की सहायता से हम ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरती हुई पिंड के विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। अतः उत्तरी गोलार्ध में जो विस्थापन है वो किस ओर मुड़ जाएगा पूर्व की ओर मुड़ जाता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में यह किस ओर मुड़ जाता है पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। देखते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी जब परिभ्रमण कर रही है चक्रण कर रही है तो उसके जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल जी। जब पृथ्वी अब घूर्णन कर रही है तो वही हम मान लेते हैं एक बिंदु P है जो कितना लैम्डा अक्षांश बना रहा है, तो लैम्डा अक्षांश बना रहा है और लैम्डा अक्षांश बनाते हुए पृथ्वी क्या कर रही है घूर्णन कर रही है, तो हमने मान लिया उत्तरी गोलार्ध में लैम्डा अक्षांश लैम्डा पर बिंदु P है। यदि P बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है G है, तो घूर्णन कर रही पृथ्वी पर प्रेक्षक के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा G लैम्डा। पृथ्वी पर घूर्णन त्वरण क्या है G है, यानी पृथ्वी अंदर की ओर इस प्रकार से, तो जी लैम्डा ये हम पहले निकाल चुके हैं। मान क्या होता है जी लैम्डा इज इक्वल टू होता है जी -2 ओमेगा क्रॉस वी माइनस ओमेगा क्रॉस वी। ये वास्तविक त्वरण होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ये कौन सा त्वरण होता है हमारा, ये कोरोलोसिस त्वरण होता है, और ये कौन सा होता है ये अपकेंद्रीय त्वरण होता है। तो यदि कण पर जो कण P पर स्थिर हो, तो यदि कण पहले P पर स्थित हो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, V इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो जी लैम्डा इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमें G माइनस ओमेगा क्रॉस V। अब डायग्राम से हम देखते हैं ओमेगा है जो किस डायरेक्शन में है, ओमेगा वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, यानी कि पृथ्वी जो किस वाई डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा जे कैप। तो अगर हम जी का मान निकालें तो जी के घटक निकालें तो हम डायग्राम से देखते हैं, देखो डायग्राम से इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है हमें डायग्राम। तो ये लैम्डा है तो ये भी क्या होगा लैम्डा होगा, तो ये मैंने यहाँ बना दिया है इसको इस
से समझ लेते हैं। तो जी का घटक इस डायरेक्शन में घटक होगा जी कॉस लैम्डा, और इस डायरेक्शन में ये घटक होगा जी साइन लैम्डा, एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में। तो देखो जी कॉस लैम्डा, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए इसका मान क्या होगा माइनस जी आर कॉस लैम्डा, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए इसका मान क्या होगा माइनस जी साइन लैम्डा। तो यानी कि जी का मान होगा माइनस जी कॉस लैम्डा आई कैप एक्स डायरेक्शन में और माइनस जी साइन लैम्डा जे कैप। दोनों में से जी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप। तो यानी वेक्टर आर का मान भी इस प्रकार से हम निकाले तो ये हो जाएगा आर कॉस लैम्डा आई कैप प्लस आर साइन लैम्डा जे कैप। अब इन सभी समीकरण से वैल्यू समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, यानी कि इस समीकरण में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो मान होगा समीकरण 2 में, इसमें हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा जी लैम्डा इक्वल टू जी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस जी कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप माइनस ओमेगा जे कैप क्रॉस ओमेगा जे कैप और वेक्टर आर यहाँ पर आर हो रहेगा, आर कांस्टेंट आ रहा है तो आर कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप हो जाएगा जी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस जी कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप माइनस ओमेगा जे कैप। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जे का जब आई से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम जानते हैं जब जे क्रॉस आई होता है तो इसका जो मान प्राप्त होता है वो क्या होता है माइनस का के कैप प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा आर कॉस लैम्डा और माइनस का के कैप, और जब जे का जे के साथ करेंगे तो क्योंकि हम जानते हैं जे क्रॉस जे क्या होता है ज़ीरो होता है तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा माइनस जी कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप माइनस ओमेगा जे कैप और माइनस आर ओमेगा कॉस लैम्डा के कैप। तो ये तो माइनस जी कॉस लैम्डा प्लस ये माइनस माइनस प्लस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा और जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, तो इसलिए क्या हो जाएगा आई कैप, जे क्रॉस के इक्वल टू क्या होता है आई कैप। तो हमारे पास जो जी लैम्डा आएगा उसका मान प्राप्त होगा माइनस जी कॉस लैम्डा माइनस अब हम क्या करेंगे ये टर्म आई कैप को एक तरफ ले लेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा माइनस जी कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा आई कैप माइनस जी साइन लैम्डा जे कैप। अब हम अगर इसका परिमाण निकालें तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस जी साइन लैम्डा का होल स्क्वायर। अब परिमाण निकालने पर तो ए माइनस बी के फॉर्मूले से हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये, तो इन दोनों में से जी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो माइनस का 2g ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा और प्लस ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यदि ओमेगा का मान क्या हो बहुत कम हो यानी कि ओमेगा 4 को क्या माना जाए नगण्य माना जाए तो जी लैम्डा, तो ये जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म इसको क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो जी लैम्डा का मान प्राप्त होगा वो होगा जी लैम्डा का जो मान प्राप्त होगा जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। अगर जी हम बाहर कॉमन ले लें तो कॉमन लेने पर हमारे पास जो प्राप्त होगा मान वो हो जाएगा जी स्क्वायर है, बाहर कॉमन लेंगे अंडर रूट से बाहर तो क्या हो जाएगा जी 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी की पावर हाफ। बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हो क्या होता है, जैसे 1 माइनस एक्स की पावर n है तो उसका मान हो जाता है 1 माइनस एन एक्स। इसी प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम से जो हम इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस हाफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू है हाफ तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि प्राप्त होगा हमें जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, यानी कि हमें प्राप्त होगा जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा बाइनोमियल थ्योरम से। अब हम ध्रुवों पर बात करें यानी पोल पर लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, तो यानी कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1, सॉरी cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है तो जी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
जी। तो जी लैम्डा का मान क्या होगा जी, यानी ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसी प्रकार से अगर हम भूमध्य रेखा पर देखें तो भूमध्य रेखा पर लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री और cos 0 का मान क्या होता है 1। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास जी लैम्डा का मान क्या होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण से उसका उससे मान इसका क्या होगा कम है, यानी भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या होता है मिनिमम होता है। मैक्सिमम ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर मिनिमम। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से पोलों पर यानी कि ध्रुवों पर जो वेट है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है इसलिए किसी व्यक्ति का वेट भी यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान कम होता है इसलिए यहाँ पर वेट भी क्या होता है मिनिमम होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हमने कोरिलेसिस बल के इफेक्ट पढ़े अर्थ की रोटेशन की वजह से, और कोरिलेसिस बल का क्या क्या प्रभाव होता है ये हमने देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।